साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं। हाल ही में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कर्नाटक में एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में बोलते हुए ये कहा कि पितृसत्ता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब ये बड़ा अजीब है, एक राजनेता के मुंह से ये सुनना बहुत अजीब है, और वो भी एक वित्त मंत्री के मुंह से। क्योंकि अगर आप पितृसत्ता जैसे आइडिया को और स्ट्रक्चर को अगर आप मना करते हो, तो फिर आप इकोनॉमिक पॉलिसी किस आधार पर बनाओगे जिससे कि भारत में जेंडर पैरिटी आ सकती है। अगर आप पितृसत्ता जैसी सत्ता को सिरे से खारिज कर रहे हो, तो फिर आप एक न्यायपूर्ण इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बना सकते हो। तो मैं आज इस बात पर विचार करने आया हूं आपके सामने कि निर्मला जी जो कह रही हैं वो सरासर झूठ है। और मैं 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे से आपके सामने 4 ऐसे कॉन्सेप्ट्स रख रहा हूं जो कि उस समय की जो सरकार है और केंद्र सरकार है, और केंद्र में उस समय बीजेपी की जो सरकार है वो थी। यानी वैसे तो एनडीए कहते हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्य लोग जो है कैबिनेट में वो बीजेपी के थे और बीजेपी ही उनको लीड कर रही थी, तो कह सकते हैं एक चलताऊ भाषा में कि वो बीजेपी की सरकार थी। अब ये बड़ा अजीब है, एक राजनेता के मुंह से ये सुनना बहुत अजीब है, और वो भी एक वित्त मंत्री के। और वो इकोनॉमिक सर्वे जो है बीजेपी की सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने किया था, तो उस इकोनॉमिक सर्वे में 4 ऐसे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया गया है सरकार के द्वारा। उस समय केंद्र में जो बीजेपी पार्टी थी उसका बहुमत था उसकी सरकार के द्वारा, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार यह मानती है कि पितृसत्ता जैसी कोई सत्ता है जो भारत में काम कर रही है। और उसके सबूत खुद इकोनॉमिक सर्वे ने अपनी रिपोर्ट के चैप्टर 7 में दिए हैं, जो वॉल्यूम 1 है, यानी पहला वॉल्यूम है इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का। उसका जो 7वां अध्याय है उसमें उन्होंने 4 ऐसे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया है जो साफ बताते हैं कि भारत में पितृसत्ता जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और जो जो जेंडर रिलेशंस हैं उनको स्ट्रक्चर कर रही है। तो हम उन 4 कॉन्सेप्ट्स की मदद से, जो कि भारत सरकार के उस दस्तावेज में दर्ज हैं, ये बात कहने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं और उन्होंने कर्नाटक में जो कहा कि पितृसत्ता जैसी कोई सत्ता नहीं है, कोई चीज नहीं है, वो सरासर झूठ है, गलत है। तो चलिए समझते हैं उन 4 कॉन्सेप्ट्स को जो कि भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में दर्ज है, और वो इकोनॉमिक सर्वे है 2017-18 का। उन 4 कॉन्सेप्ट्स पर आने से पहले एक टिप्पणी और करना चाहता हूं। निर्मला जी ने कहा कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री कैसे बन जाती अगर पितृसत्ता होती। तो क्या इस तरह की सोशल साइंस से, जो इतनी कमजोर किस्म की सोशल साइंस है, उससे हम किसी भी सत्ता के, किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी इनइक्वालिटी को क्रिएट करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसके होने से इनकार कर सकते हैं? इस तरह से तो हम हर किसी स्ट्रक्चर से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि हर ऑपरेसिव स्ट्रक्चर में हमें एक्सेप्शनल केसेस मिल जाते हैं। इस तरह के उदाहरण से तो हम कास्ट ऑपरेशन और कास्ट स्ट्रक्चर के होने से इनकार कर सकते हैं, जाति भेद के होने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अंबेडकर थे। इस तरह से तो हम कॉलोनियल स्ट्रक्चर के होने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे भारतीय जो थे वो पढ़ लिख गए थे, वो अमीर हो रहे थे, वो तरक्की कर रहे थे। लेकिन क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कॉलोनियल स्ट्रक्चर जैसा, कॉलोनियल रूल जैसा कोई रूल नहीं है? तो यह एक बहुत ही कमजोर किस्म की दलील है, और मेरे को लगता है कि सोशल साइंस में और सोशल साइंस के समझने वाले, पढ़ने वालों की नज़र में इसकी कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए, भले ही ये वित्त मंत्री ने कहा हो। उन 4 कॉन्सेप्ट्स पर आने से पहले एक टिप्पणी और करना चाहता हूं। निर्मला जी ने कहा कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री। तो चलिए अब आते हैं उन 4 कॉन्सेप्ट्स पर जो कि 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे में दर्ज हैं, और जो ये बताते हैं कि भारत में पितृसत्ता कितनी गहराई तक बैठी हुई है। एक और बात कहता चलूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जेंडर शब्द, जी हाँ, जेंडर शब्द 51 बार इस्तेमाल किया है। तो आप ही बताइए कि बिना पितृसत्ता के
क्या जेंडर जैसी जो संकल्पना है उसका बनना संभव हो सकता है? अगर भारत सरकार अपने दस्तावेज में 51 बार जेंडर शब्द का इस्तेमाल कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो पितृसत्ता है वो है, इसलिए जेंडर है। अब समझते हैं उन 4 कॉन्सेप्ट्स पर जिनके आधार पर मैं निर्मला जी की उस बात को खारिज करना चाहता हूं जो उन्होंने कहा कि पितृसत्ता जैसी कोई सत्ता या आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता है। पहला कॉन्सेप्ट है मिसिंग वीमेन का, दूसरा कॉन्सेप्ट है सन मेटा प्रेफरेंस, तीसरा कॉन्सेप्ट है स्टॉपिंग रूल और चौथा कॉन्सेप्ट है अनवांटेड गर्ल्स का। तो चलिए एक एक करके समझते हैं और एक एक करके हम निर्मला जी के उस तर्क की जो कमजोरी है उसको भी समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मिसिंग गर्ल्स का। मिसिंग गर्ल्स का मतलब यह है कि हमने कितनी लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया। अगर हम लड़कियों को पैदा नहीं होने दे रहे हैं, उनको गर्भ में मार रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये पितृसत्ता यानी जो पुरुष की सत्ता है, यानी जो बेटे की सत्ता है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए हम ये हत्याएं कर रहे हैं। तो अगर मिसिंग गर्ल का आइडिया उसमें है, यानी कि जितनी लड़कियां पैदा होनी चाहिए थी उसकी जगह पर जितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं उसके जो अंतर है उसको अगर हम देखें तो वह बहुत ज़्यादा है, और जो अंतर है वही अंतर कहलाता है मिसिंग गर्ल्स का अंतर। अब समझते हैं उन 4 कॉन्सेप्ट्स पर जिनके आधार पर मैं निर्मला जी की उस बात को खारिज करना चाहता हूं जो उन्होंने कहा कि वही अंतर हमको बताता है कि वो मिसिंग गर्ल्स की संख्या है। तो अगर मिसिंग गर्ल्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, कोई फिनोमिना एग्जिस्ट करता है जो ये बता रहा है कि भारत में गर्भ में ही हम कितनी लड़कियों की हत्या कर दे रहे हैं, तो उस दस्तावेज के हिसाब से 63 मिलियन जो लड़कियां हैं 2017-18 के डेटा के हिसाब से, उसमें जिस डेटा का इस्तेमाल किया गया है उसके हिसाब से भारत में 63 मिलियन जो लड़कियां हैं यानी 630 लाख लड़कियां हैं वो मिसिंग है, जिन्हें भारत ने पैदा ही नहीं होने दिया। तो क्या ये बिना पितृसत्ता के संभव हो सकता है? जी नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता कि हम इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों की गर्भ में हत्याएं करें और कहें कि पितृसत्ता एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर भी इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला जी वो गलत साबित होती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है सन मेटा प्रेफरेंस। सन मेटा प्रेफरेंस का मतलब है, इसको आसान भाषा में कहें तो लड़के की चाहत। इसका पता कैसे चलता है? इसका पता ये चलता है कि एक होती है सेक्स रेशो और दूसरी होती है कि अलग अलग जो बच्चे हुए हैं यानी पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, उसमें सेक्स रेशो में क्या फर्क पड़ता है। ये देखा गया है कि जो अंतिम बच्चा है वो ज्यादातर लड़का होता है, यानी कि जब लड़का मिल जाता है तो माता पिता जो है आगे बच्चा पैदा करना आमतौर से बंद कर देते हैं। इसी फिनोमिना को कहा गया है कि ये सन मेटा प्रेफरेंस है। तो पहले बच्चे के समय पर जब देखा गया तो पता चला कि जो सेक्स रेशो है यानी लड़के 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां होनी चाहिए, वो सेक्स रेशो जो है वो 100 से ऊपर है। लेकिन जैसे ही सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड पर आते हैं तो जो सेक्स रेशो है वो कमजोर होने लगती है और वो लड़कों के पक्ष में झुकने लगती है। यानी भारत में लास्ट चाइल्ड, इसका पता कैसे चलता है? इसका पता ये चलता है कि एक होती है सेक्स रेशो और दूसरी हो लड़का होगा या लड़की होगी, इसका पता देता है सन मेटा प्रेफरेंस। लड़का हो, ये सन मेटा प्रेफरेंस बताता है कि जो लास्ट चाइल्ड है भारत में उसके होने की पॉसिबिलिटी, लड़के होने की पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा है और लड़की होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो भारत सरकार का सर्वे कह रहा है कि जो फर्स्ट चाइल्ड है उसमें तो सेक्स रेशो है 1.07, लेकिन जो सेकंड चाइल्ड है उसमें सेक्स रेशो है 0.86, यानी कि सेकंड चाइल्ड तक आते आते जो लड़कियों के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन जो सेकंड चाइल्ड है, लड़का होते ही माता पिता जो है आगे बच्चा पैदा करना बंद कर देते हैं। लड़का हो तो सन मेटा प्रेफरेंस जैसे जो कॉन्सेप्ट है उसका होना उस फिनोमिना को बताता है कि भारत में जो परिवार है वो लड़कों के पक्ष में झुके हुए हैं। यानी फिर यहाँ हमको पता चलता है कि जो लड़कों की सत्ता है उसके पक्ष में
झुके हुए हैं, यानी मेल सत्ता के पक्ष में झुके हुए हैं, तो सन मेटा प्रेफरेंस जैसे जो और मेल सत्ता के पक्ष में झुका होना ही पितृसत्ता होती है। तो यहाँ पर भी सेकंड कॉन्सेप्ट का अगर हम यूज करते हैं तो एकेडमिकली हम ये कह सकते हैं कि सीतारमन जी जो कह रही हैं वह सरासर गलत है और मेल सत्ता के पक्ष में। अब आते हैं हम एक और बात पर जिसे कहते हैं स्टॉपिंग रूल। हालांकि उसकी थोड़ी सी बात हमने पहले कर ली है जब हम सन मेटा प्रेफरेंस पर बात कर रहे हैं। स्टॉपिंग रूल का मतलब है कि माता पिता बच्चा पैदा करना कब बंद करेंगे, कब वो तय करेंगे कि वो अब आगे बच्चा नहीं चाहते हैं। तो स्टॉपिंग रूल ये है कि जब उनको बेटा मिल जाएगा। अब आते हैं हम एक और बात पर जिससे तो ज्यादातर माता पिता आगे बच्चा पैदा करना बंद कर देते हैं। हालांकि फर्स्ट चाइल्ड के केस में यह एक जो है एक्सेप्शन रहता है कि अगर फर्स्ट चाइल्ड बेटा हो गया है तो माता पिता चाहते हैं कि अगर सेकंड चाइल्ड बेटी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेकंड चाइल्ड लड़का हो गया है तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब वो बच्चा पैदा करना बंद कर दें। तो ये जो स्टॉपिंग रूल है ये भी मेल के फेवर में झुका हुआ है, लड़कों के फेवर में झुका हुआ है। और ये बताता है कि भारत में पितृसत्ता एग्जिस्ट करती है, वो बढ़िया से काम कर रही है। तो चाहे वो मिसिंग गर्ल का आइडिया हो, चाहे सन मेटा प्रेफरेंस हो या स्टॉपिंग रूल हो, ये सारी चीज़ें बता रही है कि भारत में पितृसत्ता खूब बढ़िया से काम कर रही है। तो ज्यादातर माता पिता आगे बच्चा पैदा करना बंद कर देते हैं। हालांकि अब आते हैं हम चौथे कॉन्सेप्ट पर। चौथे कॉन्सेप्ट का नाम है अनवांटेड गर्ल्स। ये जो अनवांटेड गर्ल का कॉन्सेप्ट है ये सन मेटा प्रेफरेंस से ही उभर करके आता है। कैसे आता है आप इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि पहला बच्चा लड़की हो गई, तो अब माता पिता ट्राई कर रहे हैं कि सेकंड चाइल्ड जो है वो सन हो जाए। अब सेकंड चाइल्ड भी सन नहीं हुआ तो अब वो ट्राई कर रहे हैं तीसरे बच्चे के लिए कि तीसरा बच्चा जो है वो लड़का हो जाए। अब तीसरा बच्चा भी लड़का नहीं हुआ तो अब वो ट्राई कर रहे हैं कि चौथा बच्चा जो है वो लड़का हो जाए। अब मान लीजिए कि चौथा बच्चा लड़का हो गया है। अब आते हैं हम चौथे कॉन्सेप्ट पर। चौथे कॉन्सेप्ट का नाम है अब चौथा बच्चा लड़का हो गया है तो माता पिता ने यहाँ पर स्टॉपिंग रूल लगा दिया और स्टॉपिंग रूल लगा करके उन्होंने तय किया कि अब वो आगे परिवार नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अब बेटा मिल गया है। तो ये 3 लड़कियां हैं ये अनवांटेड थी। अब चौथा बच्चा लड़का हो गया है कि चाहत नहीं थी, चाहत तो चौथे बच्चे की थी जो बेटे के रूप में माता पिता को मिला है। ये 3 जो लड़कियां हैं ये अनवांटेड हैं। तो इस तरह से भारत सरकार ने जो कैलकुलेट किया उसमें बताया कि हिंदुस्तान में 2017-18 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बता रहा है कि भारत में 21 मिलियन यानी 210 लाख अनवांटेड गर्ल्स हैं, यानी जिनकी चाहत माता पिता ने नहीं की थी वो आ गई इस दुनिया में, लेकिन की चाहत नहीं थी। चाहत तो चौथे बच्चे की थी, वो चाह तो रहे थे कि बेटा हो, बेटा हुआ नहीं, बेटियां हुई। तो अब ये जो गर्ल्स हैं ये अनवांटेड थी, इनको चाह नहीं था लेकिन ये आ गई। जैसे कि पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, इनको चाह नहीं था। चाह तो वो था जो चौथे नंबर पर बच्चा आया है यानी लड़के के रूप में। तो ये 3 लड़कियां जो है अनवांटेड है और इस तरह से भारत सरकार ने जो कैलकुलेट किया वो बताया कि 21 मिलियन लड़कियां भारत में अनवांटेड है। वो चाह तो रहे थे कि बेटा हो, बेटा हुआ नहीं। अगर वो अनवांटेड हैं तो इसका मतलब है कि उन अनवांटेड जो गर्ल्स हैं, जीव हैं, इंसान हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे? क्या हम उनके साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत क्षीण है, कमजोर है। यानी हम उनके साथ बराबरी का व्यवहार तो नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि वो कंसेप्शन में ही, हमारी उम्मीदों में ही अनवांटेड हैं। दोस्तों हमने ये देखा कि हमारी वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा कि पितृसत्ता जैसी कोई सत्ता होती नहीं है, पितृसत्ता एक बकवास आइडिया है। हम देख रहे हैं कि भारत सरकार खुद ये मान रही है कि हाँ पितृसत्ता होती है, वो असरकारक है। वो इतनी असरकारक है कि हमारे पास 63 मिलियन मिसिंग गर्ल्स हैं, 21 मिलियन अनवांटेड गर्ल्स हैं, हमारे पास सन मेटा प्रेफरेंस है और हमारे पास एक स्टॉपिंग रूल है। तो मेरे ख्याल से हमें एकेडमिकली इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक वित्त मंत्री जब ये बात कह रही हैं वो गलत है और अगर वो गलत बात पर विश्वास करती हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे गलत पॉलिसीज़ बनने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत प्रबल हो जाती हैं। आज के वीडियो में इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को शुभकामनाएं।